ओवरऑल ब्रिटिश लोगों ने ये योजना बनाई थी दिल्ली में सांपों की संख्या को कम करने के लिए। बट जब उन्होंने योजना बनाई और इसको जब इम्प्लीमेंट किया, इस बॉम्ब के अंदर जो गोंद था वो दुश्मन के टैंक और अपने सिपाही में कोई अंतर नहीं कर रहा था। पर फिलाडेल्फिया की अथॉरिटीज़ ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और यूरोप के एलाइड पावर्स के सारे बड़े दुश्मन खत्म हो चुके थे, तो एक दूसरा दुश्मन सामने आ गया था। ये दुश्मन कोई देश नहीं था, ये थी एक बीमारी। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक एक्स रेस का एक्सपोजर हो रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग एक्सरे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की कंप्लेन करने लगे। कई बार लाइफ आपके सामने ऐसी सिचुएशन लेके आती है जब आप कोई काम एक नेक अच्छे इरादे से करने जाते हो और उसका इफेक्ट, उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हिस्टोरिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे जब लोगों ने कोई काम तो सही इरादे से किया पर उसका रिजल्ट ऐसा पड़ा कि लेने के देने पड़ गए। नंबर 1, ब्रिटिश राज एंड द कोबरा इफेक्ट। जब भारत पे ब्रिटिश लोगों का राज था तो एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली शहर में कोबरा सांप निकलने लगे और इस बात से ऑब्वियसली ब्रिटिश ऑफिशियल्स और वहाँ की जनता बहुत परेशान थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने एक योजना बनाई। उन्होंने अनाउंस किया कि जो जो लोग कोबरा सांप की स्किन लाके उनको दिखाएंगे उनको एक इनाम मिलेगा। इस तरह से लोगों को सांप को मारने के लिए वो इनाम देने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि इतने सारे लोग इनाम तो लेके जा रहे हैं पर शहर में सांप कम क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न ये था कि लोगों ने इस योजना की एक अलग बिजनेस बना लिया था। लोग क्या कर रहे थे, लोग खुद कोबरा सांपों को पकड़ पकड़ के उनको पाल रहे थे और फिर उनको मार के उनकी ही स्किन बेच दे रहे थे। तो इस तरह से हो ये रहा था कि शहर में सांपों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी और लोगों को इनाम भी मिल रहा था। जब ब्रिटिश लोगों ने देखा कि यार इन लोगों ने तो बिजनेस बना लिया इसका, तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। अब इसका भी उल्टा इफेक्ट हुआ। जब लोगों ने देखा कि उन्होंने इतने सारे सांप पाल के रखे हैं और इसका कुछ प्राइस नहीं मिलने वाला, तो उन्होंने उन्हीं सांपों को फिर खुला छोड़ दिया। तो इस तरह दिल्ली शहर में कोबरा सांपों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। ओवरऑल ब्रिटिश लोगों ने ये योजना बनाई थी दिल्ली में सांपों की संख्या को कम करने के लिए। बट जब उन्होंने योजना बनाई और इसको जब इम्प्लीमेंट किया तो इसका ऐसा इफेक्ट हुआ कि शहर में सांपों की संख्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी चीज़ को द कोबरा इफेक्ट भी कहते हैं। और ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, दुनिया भर में बहुत जगहों पे इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। एक बार फ्रेंच इंडो चाइना में, एग्जैक्टली वियतनाम में हनोई में हुआ था कि फ्रेंच लोग वहाँ पे राज कर रहे थे और उन्होंने देखा कि हनोई में बहुत सारे चूहे दिख रहे हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया कि जो जो लोग उनको एक चूहे की पूंछ ला के दिखाएंगे उनको प्राइज मिलेगा। तो अब लोग क्या कर रहे थे, लोग चूहों को पकड़ते थे, उनकी पूंछ काट दे रहे थे और वो पूंछ ला के दिखा रहे थे और प्राइज लेके जा रहे थे। तो फ्रेंच लोग देख रहे थे कि इतने सारे चूहे घूम रहे हैं हनोई में और इन सबकी पूंछें कटी हुई हैं। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि लोग एक्चुअली चूहों को मार ही नहीं रहे। तो ऐसे केसेस में जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन बनाते हो और इसका कुछ अलग ही इफेक्ट निकल जाता है, उसको कोबरा इफेक्ट कहते हैं। नंबर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टिकी बॉम्ब्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1940 में जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था तो फ्रांस ने रोक लिया था जर्मनी को, वैसे इस बार भी वो लोग जर्मनी को रोक लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जर्मन टैंक्स जंगलों से होते हुए फ्रांस के अंदर घुस गए। जर्मन अटैक इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि फ्रेंच और ब्रिटिश मिलिट्री की जो अलाइड फोर्सेस थी वो लगातार पीछे हो रही थी और पीछे होते होते फाइनली डनकर्क के बीचेस पे वो लोग आके रुके। अब डनकर्क के बीच पे 3 लाख से ज्यादा अलाइड फोर्सेस थी, जिसमें से ज्यादातर ब्रिटिश लोग थे और कुछ फ्रेंच सोल्जर्स थे। तो वही बात थी कि एक तरफ था कुआं और एक तरफ थी खाई। ये जो फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों की अलाइड फोर्सेस थी, इनके सामने थे जर्मन्स और पीछे था इंग्लिश चैनल। जो अलाइड फोर्सेस यहाँ पे फंस गई थी उनको अब ब्रिटेन ने शिप्स के रास्ते से यहाँ से निकाल के ब्रिटेन में पहुंचा दिया। तो सोल्जर्स को तो उन्होंने वहां से निकाल लिया, बट डनकर्क पे ज्यादातर अलाइड फोर्सेस की जो हैवी वेपनरी थी वो वहीं पे उनको छोड़नी पड़ी। तो अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रिटेन में आ गए थे वो सेफ तो थे और वो देख रहे थे कि जर्मन से लड़ने के लिए उनके पास हैवी वेपनरी है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने डनकर्क में छोड़ दिया। और ये जो डनकर्क में ब्रिटिश लोगों की वेपनरी थी उसको अब जर्मन ने कैप्चर कर लिया था। तो इतना जो वेपन्स का अभाव हो गया था ब्रिटेन के पास, उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने बहुत नए नए तरह के आविष्कार किए। उसमें से एक आविष्कार था द स्टिकी बॉम्ब। इसका टेक्निकल नाम था ग्रेनेड हैंड एंटी टैंक 74। इस वेपन के नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसा बॉम्ब था जिसमें अंदर बॉम्ब था, उसके ऊपर एक हल्का सा गोंद का परत था और उसके ऊपर एक मेटल कवरिंग थी। जो ब्रिटिश फौजी इस बॉम्ब को यूज कर रहा है वो इस बॉम्ब का जो मेटल कवरिंग है उसको निकालेगा, उसको फिर दुश्मन के टैंक पे चिपकाएगा और वहां से भागेगा। चिपकाने के बाद 5 सेकंड का फ्यूज होता है और 5 सेकंड के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था। तो पेपर पे कहने के लिए तो ये बॉम्ब बहुत ही अनोखा, बहुत कमाल का था।
पर वो कहते हैं ना कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जब इस बॉम्ब की टेस्टिंग हो रही थी तो उन्होंने सारे नॉर्मल टैंक्स पे इसको टेस्ट किया था और तब ये बॉम्ब काम कर रहा था। बट रियल फील्ड कंडीशंस में जो इस बॉम्ब को वो लोग टैंक पे लगा रहे थे तो वो देख रहे थे कि जो टैंक्स है वो साफ नहीं है, उस पर बहुत धूल जमी हुई है, कीचड़ है, पानी है, जिसकी वजह से स्टिकी बॉम्ब जो है वो चिपक नहीं रहे। ब्रिटिश फौजी इस बॉम्ब को टैंक पे लगाते थे पर ये बॉम्ब चिपक नहीं रहे थे टैंक, तो टैंक निकल गया आगे और फिर ये बॉम्ब नीचे गिर के 5 सेकंड बाद जब एक्सप्लोड हुआ तो टैंक तो आगे निकल चुका है। तो ये तो पहला चैलेंज था। दूसरा और ज़्यादा खतरनाक चैलेंज ये था कि इस बॉम्ब के अंदर जो गोंद था वो दुश्मन के टैंक और अपने सिपाही में कोई अंतर नहीं कर रहा था। इस बॉम्ब का डिज़ाइन ऐसा था कि इसके अंदर जो गोंद था वो अक्सर लीक होने लगता था और जिस फौजी ने इस बॉम्ब को पकड़ा है उसके कभी हाथ में लग गया, कभी यूनिफॉर्म में लग गया, जिसकी वजह से वो टाइम पे इस बॉम्ब को रिलीज ही नहीं कर पाते थे। इसी से रिलेटेड एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, जब एक ब्रिटिश फौजी इस बॉम्ब को लगाने जा रहा था तो उसमें से गम लीक हुआ और वो उसके पैंट में चिपक गया। तो उसके साथ में एक फौजी था, उसने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और इस पैंट को निकाल के फेंका, तो बाद में वो पैंट एक्सप्लोड हुआ बट वो फौजी बच गया। तो इसी वजह से इस बॉम्ब की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर क्वेश्चंस उठने लगे। तो अगर देखा जाए तो इस बॉम्ब का आविष्कार तो इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पास अब वेपन्स का अभाव हो गया था, स्पेशली एंटी टैंक वेपन्स का। तो उन्होंने सोचा था कि इस बॉम्ब को बना के हम उस अभाव की पूर्ति करेंगे, बट इसके रिजल्ट्स कुछ और ही हो रहे थे। नंबर 3, द डेडली परेड। साल 1918 यूरोप, अमेरिका और एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। इस साल में बहुत खुशी भी है और दुख भी। खुशी इसलिए क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, इसमें इतने सारे लोग मारे गए थे और अब फाइनली 1918 में वॉर खत्म हो गया था। और दुख इस बात का था कि वॉर खत्म होने के बाद रियलाइज किया कि इस वॉर का स्केल कितना बड़ा था और कितना सर्वनाश किया इस वॉर ने। जो भी हो, इस वॉर के बाद पूरी दुनिया भर में एक गम का माहौल था। अब अमेरिका के जो सोल्जर्स इस वॉर में लड़े थे, जब वो अपने देश वापस लौटने लगे तो अमेरिका में स्पेशली फिलाडेल्फिया की सरकार ने डिसाइड किया कि लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, लोग इतने अपसेट हैं तो उनको एक खुशी का रीज़न देने के लिए हम अपने शहर में एक परेड करवाएंगे। इस परेड में हज़ारों की तादाद में सिपाही पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे बॉय स्काउट्स होंगे और बहुत सारी महिलाएं भी पार्टिसिपेट करेंगी और बहुत म्यूज़िक होगा, बहुत आप कह सकते हैं कि धमाल होगा। इस इवेंट का मकसद ये था कि लोगों के मन में थोड़ा सा उत्साह जगाए, कुछ खुशी का रीज़न दे उन्हें। पर फिलाडेल्फिया की अथॉरिटीज़ ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और यूरोप के एलाइड पावर्स के सारे बड़े दुश्मन खत्म हो चुके थे, तो एक दूसरा दुश्मन सामने आ गया था। ये दुश्मन कोई देश नहीं था, ये थी एक बीमारी, द स्पेनिश फ्लू। और जब ये परेड की बातें चल रही थी उसके पहले ही अमेरिका में कुछ स्पेनिश फ्लू के केसेस होने लग गए थे और इस बीमारी से लोग मर रहे थे। उन्होंने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया कि इतने सारे लोग इस परेड में आएंगे तो बीमारी और तेजी से फैल सकती है। उन्होंने कहा कि ये परेड तो होनी चाहिए। सितंबर 28 साल 1918 को फिलाडेल्फिया के ब्रॉड स्ट्रीट पे 2 लाख से ज़्यादा अमेरिकन इस परेड को देखने के लिए और भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। स्पेनिश फ्लू को फैलने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। फिलाडेल्फिया में कुल मिला के 31 हॉस्पिटल थे और इस परेड के सिर्फ 72 घंटे के बाद वो सारे के सारे हॉस्पिटल पूरी तरह पेशेंट से भर चुके थे। इस परेड के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ फिलाडेल्फिया के अंदर 4500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। तो अगर देखा जाए तो फिलाडेल्फिया ने इस परेड को किया था लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए, बट इसी परेड ने हज़ारों लोगों की जान ली। नंबर 4, द एक्स-रे शू फिटिंग मशीन। जब आप किसी दुकान में जूते खरीदने जाते हो तो आप ये बात कैसे चेक करते हो कि उस जूते का साइज़ ठीक है कि नहीं? आप उसमें पैर डालते हो और आप फील कर लेते हो कि सही है कि नहीं, करेक्ट? ये करना कितना मुश्किल है। पर कई बार इंसानों को एक चुल होती है कि आसान काम को भी सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा आविष्कार कर देते हैं जो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ऐसा ही हुआ था 1920 से लेके 1970s तक अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों में, जब शू की फिटिंग को चेक करने के लिए एक नई मशीन बना दी गई थी जिसको शू फिटिंग फ्लोरोस्कोप कहते थे, या फिर सिंपल भाषा में एक्स-रे शू फिटिंग मशीन। ये लगभग 4 फीट की मशीन थी और जिस इंसान को एक जूते को पहन के चेक करने की उसकी साइज़ का है कि नहीं, वो जूते को अपने पैर में रखेगा और उस मशीन में पैर डालेगा और फिर ऊपर से 2 खिड़कियां लगी हुई थी जिसमें इंसान देख सकता था कि उसके पैर का एक्स-रे नजर आएगा उसको, और उसमें वो देख सकता है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो कैसे एडजस्ट हो रही है शू के साथ। तो इसमें वो देख सकता है कि अगर शू बहुत छोटा है तो उसकी हड्डियां शू के बाहर जा रही हैं, और अगर शू बहुत बड़ा है तो हड्डियां पहले खत्म हो जा रही हैं। तो आप कह सकते हो कि बहुत क्लियरली आपको दिखाई पड़ता था कि आपका शू का जो साइज़ है वो ठीक है कि नहीं।
अब ऊपर से देखा जाए तो हाँ, ये इन्वेंशन ऐसा है कि आपको पता चल रहा है कि ये शू का साइज बिल्कुल बराबर सही बैठता है कि नहीं, बट इसमें आप एक्स रेज का इस्तेमाल कर रहे हो, और एक्स रेज अगर बहुत मात्रा में ली जाए तो ये घातक होती हैं। जब इंसान अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए जाता है और चेस्ट का या पैर का कहीं एक्सरे करवाता है तो वो एक्सरे कुछ सेकंड्स का होता है, पर जब आप किसी दुकान में जा रहे हो और शू चेक कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अपने एक शू पहना तुरंत कर लिया आपने। बहुत लोग तो जाएंगे और सिर्फ उस मशीन को देखने के लिए बार बार अलग अलग जूता पहनेंगे और बहुत देर तक देखेंगे उसको। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक एक्स रेज का एक्सपोजर हो रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग एक्सरे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की कंप्लेन करने लगे। हालांकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने और किसी भी देश की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कभी इस बात को नहीं कहा कि इन एक्सरे मशीन्स की वजह से बहुत लोगों को एक्सपोजर हो रहा है और उससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। बट ये बात तय थी कि ये जो मशीन्स थी इनमें कोई रेगुलेशन नहीं था कि इसमें इतनी ही एक्सरेज निकलेंगी, और इसकी शील्डिंग अच्छी नहीं थी। मतलब बहुत एक्सरेज तो आपके पैर में पड़ रही है, बट यहाँ वहाँ भी एक्सरेज आ रही है, जिसकी वजह से जो आसपास लोग हैं जिन्होंने उसमें पैर नहीं भी डाला है उनको भी एक्सरेज का एक्सपोजर हो रहा है। इसी वजह से जो शूज के सेल्समैन होते थे, जो इन मशीन्स के आसपास रहते थे, उनका एक्सरेज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। 1970 के दशक तक ये मशीन्स दुनिया भर में यूज हो रही थी, बट धीरे धीरे करके जब लोगों को एक्सरेज के बारे में पता चला और पता चला कि कितनी हानिकारक हो सकती है बहुत बड़े डोज में, तो धीरे धीरे इन मशीन्स को यूज करना बंद किया गया और फाइनली 1990s तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ये शू फिटिंग एक्सरे मशीन बंद हो गई। नंबर 5, द व्हेल प्रॉब्लम। मैंने अभी तक आपको जितने भी इंसिडेंट सुनाए उसमें से ये वाला सबसे ज्यादा रिसेंट है। ये बात है साल 1970 की। अमेरिका में ओरेगन में एक छोटा सा कोस्टल टाउन है जिसका नाम है फ्लोरेंस। तो साल 1970 के नवंबर के महीने में एक बहुत विशाल स्पर्म व्हेल की बॉडी बीच पे आ गई। इसकी बॉडी का साइज था 45 फीट और वजन था 8 टन। तो जो फ्लोरेंस की अथॉरिटीज़ हैं वो सोचने लगी कि अब इस बॉडी का किया कैसे जाए, इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो पहले तो ये सोचा गया कि चलिए प्रकृति अपना काम करेगी, धीरे धीरे बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी और अपने आप गायब हो जाएगी। पर इतनी बड़ी बॉडी है, उसको डिकम्पोज होने में सालों लग जाएंगे, और उतने सालों तक वहाँ बॉडी पड़ी हुई है तो आसपास लोग नहीं जाएंगे, बहुत बदबू आएगी उस एरिया में, और जो लोग वहाँ स्विमिंग करने आते हैं कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। तो उस तरह से बहुत ही खराब था वो वातावरण के लिए। फिर दूसरा आइडिया लगाया गया कि इसकी बॉडी को दफना देना चाहिए। पर फिर वही बात, ये बॉडी इतनी विशाल है कि जब आप इसको दफनाओगे तो उसके डिकम्पोजिशन के समय जब गैसेस निकलेंगी उसके वजह से जो कब्र के ऊपर की सतह है वो गिर जाएगी और ये कब्र एक तरह से खुल जाएगी, और फिर से उसके अंदर से जर्म्स जो निकलेंगे वो वातावरण को खराब करेंगे। तो ये भी आइडिया सही नहीं है कि जाके इसकी बॉडी को डायरेक्टली दफना दिया जाए। फिर तीसरा ये किया गया कि इसकी बॉडी को दफनाना तो चाहिए बट पहले छोटे छोटे पीसेस कर देने चाहिए। अब इतनी बड़ी डेड बॉडी है, उसको पीसेस में काटने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे। तो ये सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना इसके नीचे एक बॉम्ब लगाया जाए, डायनामाइट के कुछ पीसेस लगाया जाए, और जब वो एक्सप्लोड करेगा तो अपने आप ही इसकी बॉडी के बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे। तो वहीं पास में एक मिलिट्री वेटरन थे जिन्होंने बॉम्ब्स पे काम किया था। उन्होंने कहा कि डायनामाइट के 20 स्टिक्स अगर आप लगा देंगे तो वो काफ़ी होगा इसकी बॉडी को पूरी तरह डिसइंटीग्रेट करने के लिए, यानी कि लगभग आधा टन डायनामाइट। तो ये बात फिर फाइनली डिसाइड हुई कि हाँ, डायनामाइट से इसकी बॉडी को उड़ाएंगे। इस व्हेल की बॉडी के नीचे डायनामाइट सेट कर दिया गया और पूरी तैयारियां कर दी गई, और लोगों को कह दिया कि आप लगभग 500 मीटर दूर हो जाइए ताकि इसके ब्लास्ट रेडियस में आप ना पड़े। तो 12 नवंबर को दोपहर 3:45 पे जब ये बॉम्ब डेटोनेट हुआ और ये बड़ा सा धमाका हुआ तो लोगों ने बहुत तालियां बजाई कि अरे व्हेल को एक्सप्लोड कर दिया। पर कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो लोग आसपास खड़े थे उनके ऊपर व्हेल के बॉडी पार्ट्स गिरने लगे। अथॉरिटीज़ ने इस बात को गलत जज किया था कि जब ये एक्सप्लोजन होगा तो जो ब्लास्ट रेडियस होगा वो कितना बड़ा होगा। तो इतने सारे लोग ब्लास्ट रेडियस के अंदर ही थे, और जब ये पीसेस उड़ रहे थे तो लोगों को लग रहे थे, और आसपास जो कार्स खड़ी थी कार्स पे गिर रहे थे, उसमें से एक कार तो पूरी तरह फ्लैट हो गई थी। और जब ये पीसेस गिरने बंद हुए हवा से और फिर अंधेरा हुआ और अथॉरिटीज़ ने जाके बॉडी को पास से देखा तो ये पाया कि ज़्यादातर बॉडी अभी भी वहीं की वहीं है। कुछ खास फायदा हुआ ही नहीं इस डायनामाइट के एक्सप्लोजन का, और फाइनली फिर उसकी बॉडी को वहीं पे दफना दिया गया। तो कुल मिला के इतना जो उन्होंने तामझाम किया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर हाँ, ये बात तुमको समझ में आ गई कि अगर फ्यूचर में ऐसे व्हेल की बॉडी बीच पे आती है तो उसको एक्सप्लोजन करके खत्म नहीं करना है। और एक्चुअली फिर 9 साल के बाद साल 1979 में कुल मिला के 41 स्पर्म व्हेल्स ऐसे बीचेस पे आ गई थी, और इस बार अथॉरिटीज ने उनको एक्सप्लोर नहीं किया, इस बार उनको वहीं पे दफनाया गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1970 के इस व्हेल के एक्सप्लोजन से उन्होंने कुछ तो सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।